शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेताओं की हत्या का पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आईजी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो बयान निकल कर सामने आया है, वो इस ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान कनेक्शन हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान के कहने पर बीजेपी के इन नेताओं की हत्या करवाई गई हो। बड़ी जानकारी इस वक्त, क्योंकि सवाल यही था कि आखिर एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों, क्या मकसद है ये? क्या कश्मीर में जिस तरह से अमन शांति है वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है? कश्मीर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा और इसीलिए एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में 14 बीजेपी नेताओं का कत्ल कर दिया गया है घाटी में। इस बीच आईजी का क्या कुछ कहना है कश्मीर के, वो आपको सुनवा देते हैं। सब जानते हैं, जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों को भी मीडिया वालों को थ्रेट मिला था, जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन जो पाकिस्तान से रन करता है या टीआरएफ का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। तो ऑब्वियसली ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। बिल्कुल, अभी तक हम लोग 157 बीजेपी के वर्कर्स को पीएसओ दिए हुए हैं, सिक्योरिटी करीब 30 के आसपास को एसेंस से गार्ड भी दिए हुए हैं, और जो और कोई वेनरेबल है जिसको थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा है उसको और हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और हम लोग इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, डू डोंट सिखा भी रहे हैं, इनके पीएसओ को बता रहे हैं कि अपने वीपी आपके पीपी जो है उनको रात में मूवमेंट मत करने दो, किसी वेनरेबल एरिया में जाने मत दो। और मैं अपने पीपी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको अपील करता हूँ कि आप लोग डिफ़िकल्ट एरिया में रात में बिना गनमैन के नहीं जाएँ, और उन लोग को भी एसओपी को फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, तो पिछले 6 महीने में बड़ी वारदातें हुई हैं और 14 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई है। ये वो बीजेपी नेता हैं जो घाटी में अमन और चैन कायम करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और लगातार तिरंगे को हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहे थे। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मेजर, हमने देखा था वसीम बारी की तस्वीरें, किस तरीके से हाथों में तिरंगा लिए वो पूरी घाटी टहलते थे, उनका कत्ल कर दिया गया और 6 महीने में 14 बीजेपी नेताओं को मार दिया गया। देखिए, ये बीजेपी के जो नेता हैं उनको ख़ास तौर से आप देखेंगे, जब से 370-35 से हटाए कश्मीर में, तो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेटेड किलिंग्स में मारा जा रहा है। सब वायलेंट किलिंग्स हैं और गोली से मारा जा रहा है, घरों के आसपास मारा जा रहा है या उनके ऑफिसेज के आसपास मारा जा रहा है। और ये एक साजिश है कि मनोबल तोड़ा जाए, क्योंकि देखी जाती है बीजेपी जैसे एक राष्ट्रवादी पार्टी हो जो कश्मीर में है, जो बदलाव की बात करती है। 370-35 ए से जितने भी सेपरेटिस्ट्स हैं, जितने भी अलगाववादी लोग की विचारधारा वाले लोग थे, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, सबकी दुकान वहाँ पर बंद हो गई। तो ये लाजमी है कि जब तक बीजेपी का वर्कर वहाँ पर रहेगा और वहाँ पर राष्ट्रवाद की बात करेगा, झंडा उठाएगा, तो उसको मारा जाएगा उसके बिना, क्योंकि उनके रहते रहते वहां पे टेररिज्म की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही। क्योंकि अब लोग सामने आ रहे हैं 370-35 से के हटने के बाद, खासतौर से कश्मीर में लोग खड़े हो रहे हैं। हमने ये देखा था कि जब 22 अक्टूबर की बात हुई थी, ब्लैक डे के पूरे कश्मीर में पोस्टर्स और फ्लैक्स के बोर्ड्स लगे थे कि साहब ये ब्लैक डे है, क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 वो दिन था जब पाकिस्तानी रेडर्स, जो कबायली थे, पश्तून कबायली, पाकिस्तान से आए थे अटैक करने के लिए, जिन्होंने रेप करा था, पिलेज करा था, डकैतियां डाली थी, मारकाट करी थी, उसको ब्लैक डे कहते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने इतने खुल के ये चीज़ करी। अब राष्ट्रवादी लोग जो कश्मीर की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, जो पहले चुप थे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फेंस सिटर्स कहते हैं, ये लोग अब सामने आए हैं और ये लोग जो हैं वो कह रहे हैं भारत माता की जय, और ये लोग तिरंगा हाथ में उठा रहे हैं। तो आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका मुंह बंद कराया जाए। अगर ये लोग बोलेंगे तो ये जो कोट अनकोट जो है राष्ट्रवाद की, इसको ये लोग बीमारी समझते हैं पाकिस्तानी की, सब में फैलेगी, ये छूत की बीमारी है, सब में फैलेगी, ऐसा पाकिस्तानी सोचते हैं। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये आगे से और भी प्रॉब्लम होने वाली है। श्वेता, और इस वक्त मेजर गौरव आर्या हमारे साथ डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर वैभव सिंह भी जुड़ चुके हैं, और साथ में हमारे साथ फिदा हुसैन, बीजेपी वर्कर। बहुत दुखद है कि इनकी हत्या की गई। उनके हमारे साथ पिता भी इस वक्त गुल मोहम्मद साहब भी जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद साहब, मुश्किल घड़ी है, लेकिन परिवार के साथ पूरा देश है, एक एक हिंदुस्तानी है। मैं यही जानना सबसे पहले चाहती हूं कि क्या वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो कश्मीर को नए कश्मीर के तौर पर आगे ले जाने की बात करते हैं, क्या उनको अपना बलिदान देना पड़ेगा?
वैभव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्या अमन शांति की बात करने वालों को इसी तरह से टारगेट किया जाएगा, और अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जो भी राष्ट्रवादी कश्मीर घाटी में है उनको टारगेट किया गया हो। जब 90 के दशक में जब वहाँ कश्मीरी पंडितों का 89 में जब जनसंहार हो रहा था कश्मीरी हिंदुओं का, तो उस समय भी बिट्टा कराटे नाम का जो आतंकी है उससे जब इंटरव्यू पूछा गया तो उसने ये कहा कि मैंने कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो आरएसएस के मेंबर थे। तो आरएसएस का मेंबर होने के भी उस समय मारा जा रहा था, लोगों को खबरी बोल के मारा जा रहा था। तो कोई भी व्यक्ति जो कि राष्ट्रवाद की बात करता है उसको कश्मीर में हमेशा टारगेट किया गया है। मेरी से नहीं है, मेरी शिकायत वहां के लोगों से नहीं है, मेरी शिकायत सरकार से है कि आप हर वो शख्स जो कि भारत की बर्बादी का नारा लगाता है, जो भारत को तोड़ने का नारा लगाता है, आप उसको तो सुरक्षा देते हैं, आप उसकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आप सब कुछ करते हैं, आप उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अब चाहे वो आप देख लीजिए, चाहे वो गिलानी हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे अब्दुल्ला हो, इनकी सुरक्षा के ऊपर आप इतना पैसा खर्च करते हैं। तो जो राष्ट्रवादी जो बीजेपी के या इनसे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उनके जो लोग हैं, आप उनको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराते? ये जो देश के गद्दार हैं, आप गद्दारों के ऊपर कई 100 करोड़ रुपए साल में सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि आपको उनकी सुरक्षा जो है वो मुस्तैद करनी होती है। आप उनको पीएसओ देते हैं, आप उनको पुलिस सिक्योरिटी देते हैं, बहुत सारे लोगों को सीआरपीएफ की और इंडिया की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी भी सिक्योरिटी मिली हुई है। वो उनके घर से कोई भी फर्द उनके घर से निकलता है तो बिना सिक्योरिटी के नहीं निकलता है, लेकिन राष्ट्रवादियों को देने के लिए आपके पास सुरक्षा नहीं है। ये बहुत दुखद बात है और इससे बीजेपी को अंतर्मंथन करना चाहिए अपना। जी वैभव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जो लोग देश को बर्बाद करने की बात करते हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती ने बोला कि जब तक कश्मीर का झंडा आप दोबारा नहीं लाएंगे तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, या फिर आपके फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि सब हमारा जो 370 है वो चीन ही वापस लेकर आया। आपका ये कहने का मतलब है कि ये परिवार जो हैं इनको बहुत फ़ायदा मिला। ये सेंट्रल में भी मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री कई बार रहे, महबूबा मुफ्ती के फादर थे, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये करीब 2 या 3 बार इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये कश्मीर के ये चीफ मिनिस्टर रहे, फिर सेंटर में होम मिनिस्टर रहे इंडिया के, और इनके अंडर ही पूरा टेररिज्म शुरू हुआ और जो हिंदुओं का पलायन हुआ कश्मीरवादी से इन्हीं के अंडर हुआ। प्लस फारूक अब्दुल्ला के बारे में आप जानते हैं, फारूक अब्दुल्ला के फादर के बारे में जानते हैं, या फारूक अब्दुल्ला के बेटे के बारे में सब जानते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं कश्मीर को खोखला करते हैं, ये बात तय है। इनको सिक्योरिटी न देते हुए, इतना खर्चा ना करते हुए इनके ऊपर जो राष्ट्रवादी लोग हैं, क्योंकि वैभव मेरा आपसे सवाल सिंपल है, क्या कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि जो भारत का झंडा उठाते हैं कश्मीर में वो सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये मैसेज आज से नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि ये 90 की दिहाई जो है, लेट 80s से ये संदेश दिया जा रहा है। हमारी सरकार और हमारे देश में जो जनता है वो बहरी है, उसको ये नहीं सुनाई देता कि ये जो पार्टियां हैं, सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सारे के सारे, अगर आपको याद होगा जब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर के वहां सरकार बनाई थी, तो उस समय ये क्या बातें किया करती थी। उसके बाद जब 3 बार हटा है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या बातें करी है। निकलने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला है, उन्होंने कहा कि हम चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे। चीन की मदद से 370 वापस लाने की बात करने वाला शख्स अगर आपको गद्दार और देशद्रोही नहीं लगता है और आप उसकी सुरक्षा के ऊपर कई 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करते हैं, आप जुटकर जो पूरा गैंग है, आप वहां जाएं, आप देखें जितनी सुरक्षा शायद एक फौजी अमले को मिलती होगी उससे ज्यादा सुरक्षा तो इनको मिली हुई है। तो इनकी सुरक्षा तुरंत लेनी चाहिए वापस, और इनकी सुरक्षा वापस लेकर के हर उस कश्मीरी को देनी चाहिए जो भारत की बात करता है, भारत की जो आत्मा है, उसकी आत्मा के साथ जिसका जुड़ाव है, उसको आप सुरक्षा दें, ना कि इन गद्दारों को और मक्कारों को दें जो आपसे ही पैसा लेते हैं, आपको ही गालियां देते हैं, आपके ही देश को तोड़ने की बातें करते हैं, और फिर उसके बाद बातें करते हैं कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, अगर 73 चला जाएगा तो भारत का जो कश्मीर के साथ जुड़ाव है, जो ब्रिज है, वो खत्म हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिदा हुसैन के वालिद साहब, हमारे साथ गुल मोहम्मद साहब। गुल मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। और सबसे पहले तो हमारी पूरी सांत्वना आपके साथ है, कंडोलेंसेज हम आपको देते हैं, और ये बहुत सुन के बड़ा दुख हुआ कि ऐसा हुआ है। इस वक्त क्या माहौल है वहाँ पे, और लोग क्या कह रहे हैं आपके पास? जो गांव के आसपास के लोग आपके पास आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? क्या आपको क्या संदेश उनकी तरफ से आ रहा है, जो गांव के लोग हैं या आपके नेबरहुड के आसपास के पड़ोस के लोग हैं? नहीं, जो भी लोग मेरे पास आए शाम से, वो बिल्कुल डरे हुए हैं, उनके दिलों में खौफ है।
सिक्योरिटी का बिल्कुल इंतजाम नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है, मेरे बच्चे को भी मारा गया। जी जी गुल मोहम्मद साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सुरक्षा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टारगेट करा जा रहा है कश्मीर में, लेकिन फिर भी ऐसे कई कश्मीरी हैं और मैं ये मानता हूं कि अक्सरियत में ऐसे कश्मीरी हैं जो अभी भी देश का झंडा उठा के आगे अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या सुरक्षा के इंतजामात होने चाहिए कि लोग अपने आप को महफूज समझें? आपने ये भी बताया कि गांव वाले जो हैं वो डरे हुए से हैं और जाहिर सी बात है कि जब बगल में ऐसा बड़ा हादसा हुआ है तो लोग डरेंगे, जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे सरकार को? बस जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर जो भी बीजेपी वाले हैं, चलो हमारा बचा गया, मेरे दोस्त का भी बचा गया, मगर जो बाकी मेंबर हैं अगर वो बच जाए तो वो हमारे ही बच्चे बच जाएंगे। उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, तो क्या फायदा है किसी पार्टी से चलना। जी बिल्कुल गुल मोहम्मद साहब, मैं अभी वैभव के पास जाता हूं। वैभव, आप एक बात देखिए, जिस तरीके से जो भाव हैं, वैभव क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी वैभव जी, आपने देखा गुल मोहम्मद साहब, ये फिदा हुसैन के वालिद थे और अभी जो कत्ल गारत का मामला है, असैसिनेशन का जो मामला है, 3 बीजेपी के वर्कर्स को कुलगाम में मार दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। तो आप देखिए कि उनके घर वाले जो उनके वालिद साहब हैं, जो उनके फादर हैं, उनका चेहरा बेखौफ है वैभव, चेहरे पे खौफ नहीं है और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मुसीबत है, लोग खौफजदा हैं ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी मिलनी चाहिए लोगों को और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, अगर उनको ये लगता है कि गोलियां चला के इनको तोड़ दिया है, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, इनका मनोबल तोड़ दिया है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला। आप और हम कश्मीर तो अक्सर जाते ही रहते हैं वैभव, और हमने देखा है कि कश्मीरी अगर अड़ जाए किसी चीज़ पे तो फिर उसको वहाँ से हटाना नामुमकिन के बराबर है। वैभव, आपके व्यूज़ चाहिए अबाउट द एनवायरनमेंट इन कश्मीर, क्या समझते हैं कश्मीरी लोग इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, कश्मीरी लोगों की ये शिकायत आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, वहाँ पे जो मेजॉरिटी, जो अक्सरियत है कश्मीरियों की, वो हुब्बुल वतन कश्मीरी है, वो भारत से प्यार करने वाले कश्मीरी हैं, भारत से मोहब्बत करने वाले कश्मीरी। उनको पता है कि उनका जो भविष्य है वो भारत के साथ ही सुरक्षित है और पाकिस्तान जो खुद भीख मांग करके अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है वो। वैभव, आपने कई बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण की हैं और आपकी बातों को ही हम आगे बढ़ाएंगे। आपने ये बात बहुत सही कही है कि देखिए, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। उन लोगों को सुरक्षा दी गई है जो देश के खिलाफ बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती समेत तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा दी गई है। तो फिर ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है जो लगातार कश्मीर में अमन शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं? और एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर कैसे गुस्से में है परिवार। लगातार अभी हमने सुना भी किस तरह से फिदा हुसैन के पिता हमारे साथ मौजूद थे, जो अपनी हिम्मत भी दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि डरे हुए लोग हैं, लेकिन जवाब देने के लिए वो भी आगे आएंगे। रिपोर्ट पहले इसी पर देखिए। कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या, आतंकियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, घात लगाकर बैठे थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी के तीनों नेता अपनी कार से घर लौट रहे थे। आतंकियों ने बीजेपी नेताओं पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें तीनों नेताओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन अपने 2 साथियों उमर रमजान और हारून बेग के साथ घर लौट रहे थे। तभी वाई के पोरा इलाके में आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए।
इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है।